स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासों में। हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि पादपों के अंदर जो दोहरा निषेचन होता है द्विसंलयन एवं त्रिसंलयन के रूप में होता है। द्विसंलयन के दौरान पौधों के अंदर भ्रूण का विकास होता है तथा त्रिसंलयन के दौरान पादपों के अंदर भ्रूण कोश का निर्माण होता है। आज हम भ्रूण कोश का अध्ययन करेंगे। भ्रूण कोश नाम से स्पष्ट है, भ्रूण कोश, भ्रूण प्लस कोश, भ्रूण को पोषण देने वाला। हमने पिछले वीडियो के अंदर ये देखा था कि जो भ्रूण कोश होता है यह त्रिसंलयन की क्रिया के द्वारा बनता है। पादपों में जब दोहरा निषेचन होता है, दोहरा या द्वितीय निषेचन, दोहरा निषेचन, तो पादपों में दो क्रियाएं होती हैं साथ साथ। पहली क्रिया है द्विसंलयन, द्विसंलयन। द्विसंलयन के अंदर जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक प्लस अंडकोशिका, और जो अंडकोशिका होती है वह पादपों के अंदर मादा युग्मक होती है। संलयित होकर के नर युग्मक और अंडकोशिका दोनों संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं तथा युग्मनज अनेक बार विभाजित होता है तो इससे भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण नर युग्मक अगुणित होता है, मादा युग्मक भी अगुणित होती है और जो युग्मनज बनता है वह द्विगुणित होता है। दूसरी क्रिया थी त्रिसंलयन। त्रिसंलयन के दौरान जो पादपों के अंदर दूसरा नर युग्मक होता है वह द्विकेंद्रीय कोशिका, द्विकेंद्रीय कोशिका के साथ संलयित होता है। द्विकेंद्रीय कोशिका के साथ संलयित होता है। नर युग्मक अगुणित होता है, द्विकेंद्रीय कोशिका द्विगुणित होती है। जब दोनों का संलयन होता है तो इनसे प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण होता है। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण होता है। नर युग्मक अगुणित होता है, द्विकेंद्रीय कोशिका द्विगुणित होती है और जो प्राथमिक भ्रूण कोश बनता है वह त्रिगुणित होता है। प्राथमिक भ्रूण कोश जो केंद्रक होता है उसी से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। भ्रूण कोश भ्रूण को पोषण देता है। भ्रूण कोश भ्रूण को पोषण देता है। यह त्रिसंलयन क्रिया के दौरान बनता है जो कि त्रिगुणित होता है। आवर्तबीजी पौधों के अंदर, आवर्तबीजी पौधों के अंदर जो भ्रूण कोश होता है वह निषेचन की क्रिया के दौरान बनता है। जो अनावर्तबीजी पौधे होते हैं उनमें जो भ्रूण कोश होता है वह निषेचन से पूर्व ही बन जाता है। आवर्तबीजी पौधों के अंदर भ्रूण कोश निषेचन की क्रिया के दौरान बनता है तथा अनावर्तबीजी पौधों के अंदर जो भ्रूण कोश होता है वह निषेचन
निषेचन से पूर्व ही बन जाता है। आज हम इसी का अध्ययन करते हैं भ्रूण कोश कितने प्रकार का होता है। भ्रूण कोश त्रिसंलयन के द्वारा बनता है, यह त्रिगुणित होता है। भ्रूण कोश आवृतबीजी पौधों के अंदर निषेचन के दौरान बनता है। अनावृतबीजी जो पौधे होते हैं उनमें निषेचन के पूर्व ही बन जाता है। भ्रूण कोश इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार का होता है। पहला है केंद्रीय भ्रूण कोश। केंद्रीय भ्रूण कोश बीजांड के अंदर जब भ्रूण विकसित होता है, भ्रूण, ये भ्रूण है बीजांड के अंदर, ये भ्रूण कोश है। बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक से बनता है, जैसे कि ये भ्रूण हो गया, और जो इसके पास संरचना बनती है उसको कहते हैं प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक होता है इसमें अनेक विभाजन होते हैं जिससे अनेक केंद्रक बन जाते हैं। हजारों लाखों केंद्रक बन जाते हैं। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक से हजारों केंद्रक बन जाते हैं तथा इन केंद्रकों के ऊपर भित्ति का निर्माण नहीं होता है। इसलिए ये केंद्रक मुक्त अवस्था में रहते हैं तथा भ्रूण कोश की भित्ति की ओर आ जाते हैं और इनके मध्य में एक बड़ी भित्तिका बन जाती है। जो एक केंद्रक होते हैं, केंद्रक मुक्त अवस्था में भ्रूण कोश का जो द्रव्य होता है उसके अंदर तैरते रहते हैं, इसीलिए इसको केंद्रीय भ्रूण कोश कहा गया है। जो केंद्रीय भ्रूण कोश होता है इसके अंदर केंद्रक मुक्त अवस्था में होते हैं, भ्रूण कोश द्रव्य के अंदर तैरते रहते हैं, इसीलिए इसे केंद्रीय भ्रूण कोश कहा गया है। केंद्रीय जो भ्रूण कोश होता है यह जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं उनके 56% कुलों के पौधों में पाया जाता है, जैसे कि ओक्सीस्पोरा है, इसके अलावा जैसे कि क्रोटोलेरिया है। इन पौधों के अंदर केंद्रीय भ्रूण कोश पाया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल है 56% आवर्त बीजी पौधों के कुलों में, जैसे कि ओक्सीस्पोरा, क्रोटेलेरिया, ओक्सीस्पोरा, क्रोटेलेरिया, इनके अंदर केंद्रीय भ्रूण कोश पाया जाता है। और जैसे कि केंद्रीय भ्रूण कोश है, इसका उदाहरण नारियल के अंदर जो पानी होता है वो भी केंद्रीय भ्रूण कोश का उदाहरण है। नारियल का पानी, जो नारियल का पानी होता है उसके अंदर मुक्त अवस्था के अंदर लाखों केंद्रक तैरते रहते हैं। जो नारियल का पानी होता है वह भ्रूण कोश का द्रव्य होता है और उसके अंदर केंद्रक मुक्त अवस्था में तैरते रहते हैं। दूसरा है कोशिकीय भ्रूण कोश। कोशिकीय भ्रूण कोश, कोशिकीय भ्रूण कोश के अंदर
इसके अंदर जो प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक होता है यह विभाजित होता है। जैसे प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक है, यह विभाजित हो गया। विभाजित होते ही इसके ऊपर भित्ति बनने लगती है, फिर विभाजित हो गया, फिर इसके ऊपर भित्ति बन गई, फिर विभाजित हो गया, फिर केंद्रक के ऊपर भित्ति बनती जाती है। इसलिए प्रत्येक केंद्रक से एक कोशिका बनती है। इसके साथ साथ जो कोशिकीय भ्रूण कोष होता है उसके ऊपर चूसकांड भी पाए जाते हैं, जो बीजांड की अन्य कोशिकाओं से पोषण को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। चूसकांड कोशिका कोशिकीय भ्रूण कोष में जो प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक होता है, प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक में जब विभाजन होता है तो उससे जो केंद्रक बनते हैं उन केंद्रकों पर कोशिका भित्ति का निर्माण होता रहता है, जिससे कोशिकाएं बनती रहती हैं। इसीलिए इसे कोशिकीय भ्रूण कोष कहा गया है। कोशिकीय जो भ्रूण कोष होता है इसमें चूसकांड भी विकसित होते हैं। ये जो चूसकांड होते हैं वो बीजांड की अन्य कोशिकाओं से या बीज की अन्य कोशिकाओं से पोषण को ग्रहण करते हैं। जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको ग्रहण करते हैं। जब भ्रूण का परिवर्तन होता है, जब भ्रूण का अंकुरण होता है तो उस समय चूसकांड होते हैं वो बाहरी कोशिकाओं से भोजन को या जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका शोषण करने का कार्य करते हैं। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटेसी और मैग्नोलिया। एग्जाम्पल है कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी कुल के पौधे, मैग्नोलिया, इनके अंदर कोशिकीय भ्रूण कोष पाया जाता है। तीसरा है हेलोबियल। हेलोबियल भ्रूण कोष। हेलोबियल जो भ्रूण कोष होता है वह केंद्रीय भ्रूण कोष, कोशिकीय भ्रूण कोष दोनों का संयुक्त रूप होता है, जिसके अंदर कोशिकाएं भी पाई जाती हैं और मुक्त केंद्रक भी पाए जाते हैं। ये इसके मुक्त केंद्रक हो गए। कोशिकाएं केंद्रक कोशिका। कोशिकीय भ्रूण कोष के अंदर मुक्त केंद्रक पाए जाते हैं, कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। कोशिकीय भ्रूण कोष के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं क्योंकि केंद्रकों के ऊपर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। लेकिन जो है भ्रूण कोष होता है वह केंद्रीय तथा कोशिकीय भ्रूण कोष का संयुक्त रूप होता है। इसमें केंद्रक व कोशिकाएं दोनों पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है एक बीजपत्री। एक बीजपत्री पौधों के हेलोबियल गण में। एक बीजपत्री पौधों के हेलोबियल गण में जो पादप आते हैं उनके अंदर हेलोबियल भ्रूण कोष पाया जाता है। भ्रूण कोष के कार्य। भ्रूण कोष के कार्य, भ्रूण को पोषण देना। एक बार फिर देखते हैं। भ्रूण कोष 3 प्रकार का होता है। केंद्रीय भ्रूण कोष जिसमें मुक्त केंद्रक पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं 56% आवृतबीजी पौधों के फूलों में ऑक्सीस्पोरा है, प्रोटेलेरिया है, नारियल का पानी है आदि। दूसरा है कोशिकीय भ्रूण कोष। कोशिकीय
कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें चूसकांड विकसित हो जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कुकुरबिटेशिकुल के पौधे हैं, मैग्नोलिया है, आदि भी पाया जाता है। हेलोबियल भ्रूणकोश, यह केंद्रीय तथा कोशिकीय दोनों भ्रूणकोशों का संयुक्त रूप होता है। और इस प्रकार का जो भ्रूणकोश होता है वह एक बीजपत्री पौधों का जो हेलोबियल गण होता है उन पार्श्वों में पाया जाता है। भ्रूणकोश के कार्य। पहला कार्य, भ्रूणकोश भ्रूण को पोषण देता है। दूसरा कार्य, कुछ भ्रूणकोश होते हैं जिसके ऊपर चूसकांड विकसित हो जाते हैं, जैसे कि कोशिकीय भ्रूणकोश, अभी हमने देखा भी था। कोशिकीय भ्रूणकोश के जो चूसकांड होते हैं बीज के बाहरी भागों से, बीज के अन्य भागों से पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। तीसरा कार्य, भ्रूणकोश में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, शर्करा इस प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं जिससे भ्रूण का परिवर्धन होता है। जब बीजों का अंकुरण होता है तो उस समय जो भ्रूण होता है, जब नवोन्मित पादप विकसित होने लगता है तो उस समय भ्रूण को जो पोषण देता है वह भ्रूणकोश होता है। तो ये भ्रूणकोश के कार्य थे। सबसे मुख्य कार्य है भ्रूण को पोषण देना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना भ्रूण का परिवर्तन। भ्रूण का परिवर्तन। हमने देखा था कि पौधों में जब दोहरा निषेचन होता है तो उसके दौरान जो द्विसंलयन की क्रिया होती है उससे युग्मनज विकसित होता है, और जो युग्मनज होता है वह भ्रूण का परिवर्तन करता है। अब जो भ्रूण का विकास होता है युग्मनज से, वो किस प्रकार से होता है? भ्रूण बहुकोशिकीय संरचना होती है, वह किस प्रकार से बनती है, हम इसी संरचना का अध्ययन करते हैं। भ्रूण परिवर्तन। भ्रूण परिवर्तन, इसका सबसे पहले अध्ययन सर्वप्रथम अध्ययन भ्रूण परिवर्तन की क्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन हेंसटिन ने 1840 में पुर्सीफेरी कुल का पादप होता है, पुर्सीफेरी कुल का पादप केपसेला वर्सा पेस्टोरिस में किया था। केपसेला वर्सा पेस्टोरिस में किया। भ्रूण परिवर्तन की जो क्रिया है, घटना है, इसका सर्वप्रथम अध्ययन 1840 के अंदर हेंस्टीन ने किया था, और पुर्सीफेरी ने जिस पादप के अध्ययन किया था वह पुर्सीफेरी कुल का था, द्विबीजपत्री पौधा था, केपसेला वर्सा पेस्टोरिस। द्विसंलयन की जब क्रिया होती है पौधों के अंदर तो हमने ये देखा था कि जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक प्लस
अंड कोशिका, अंड कोशिका, मादा युग्मक कोशिका। नर युग्मक अगुणित होता है, मादा युग्मक भी अगुणित होता है। जब दो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन होता है तो इससे एक कोशिका बनती है। यह जो कोशिका बनती है यह युग्मनज कोशिका होती है जो कि द्विगुणित होती है। नर युग्मक अगुणित और मादा युग्मक अगुणित दोनों संलयित होकर के द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज जो कोशिका है, एक कोशिका होता है युग्मनज, इसमें सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन होता है। युग्मनज के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है, इससे दो कोशिकाएं बनती हैं। युग्मनज एक कोशिका, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, इससे दो कोशिकाएं बन गई। ये जो सारी क्रिया हो रही है वह बीजांड के भ्रूण कोश के अंदर होती है। अब जो ऊपर वाली कोशिका होती है उसको शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं, शीर्षस्थ कोशिका। तथा जो नीचे वाली कोशिका होती है उसको आधार्य कोशिका कहते हैं, आधार्य कोशिका। शीर्षस्थ कोशिका और आधार्य कोशिका, दो कोशिकाएं बनती हैं। जो शीर्षस्थ कोशिका होती है उसके अंदर अनुदैर्घ्य विभाजन होता है तथा आधार्य कोशिका के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे चार कोशिकाएं बनती हैं। ये शीर्षस्थ कोशिका होती है वह अनुदैर्घ्य रूप में विभाजित होती है तथा आधार्य कोशिका होती है यह अनुप्रस्थ विभाजित होती है। तो इस प्रकार से जो युग्मनज होता है वह चार कोशिकीय बन जाता है। जो ऊपरी शीर्षस्थ कोशिकाएं होती हैं दो, इनमें फिर विभाजन होता है, इनसे चार कोशिकाएं बनती हैं। इनमें फिर विभाजन होगा ऊपर की दोनों कोशिकाओं में, तो इनसे चार कोशिकाएं बन जाएंगी। इस संरचना को चतुष्कांत कहते हैं, क्योंकि शीर्षस्थ कोशिकाएं चार हो गई, चतुष्कांत। जो चतुष्कांत होता है इसमें फिर परिणत विभाजन होता है, परिणत विभाजन होता है तो इससे 8 कोशिकाएं बनती हैं। 4 कोशिकाएं ये हैं, अब इससे 4 कोशिकाएं और बन गई। इसको अष्टाशांक कहते हैं। जो ऊपर की 8 कोशिकाएं होती है अष्टांग, उसके अंदर फिर परिणत विभाजन होता है जिससे 8 कोशिकाएं बाहरी परत का निर्माण करती हैं। आठ कोशिकाएं और 8 कोशिकाएं होती है वो आंतरिक सतह का निर्माण करती है। इस संरचना को प्राक भ्रूण कहते हैं। ये जो संरचना होती है वो प्राक भ्रूण कहलाती है। तथा जो बाहर 8 कोशिकाओं की परत होती है उसको डर्मेटोफोरा
जन कहते हैं, उसे डर्मेटोजन कहते हैं, अर्थात बाह्य त्वचाजन कहते हैं, बाह्य त्वचाजन कहते हैं। परागभ्रूण के पास जो आधार्य कोशिका होती है, परागभ्रूण के पास जो आधार्य कोशिका होती है उसे अधः स्फीतिका कहते हैं। जो आधार्य कोशिकाएं थी इनमें अनुप्रस्थ विभाजन होते रहते हैं, जिससे 7 से 10 कोशिकाओं की एक लंबी संरचना बन जाती है। जो आधार्य कोशिकाएं हैं, अधः स्फीतिका कोशिका है, इसके अंदर अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, जिससे कि 7 से लेकर 10 कोशिकाओं की संरचना बन जाएगी। जो इस तरह की लंबी संरचना बनती है कोशिकाओं की, उसे निलंबक कहते हैं, निलंबक कहते हैं। अधः स्फीतिका के पास जो आधार्य कोशिका है, इसके पास जो परागभ्रूण की कोशिका होती है, जो कोशिकाओं का समूह बनता है, उससे उसको बीजपत्राधार कहते हैं। अब जैसे ही डर्मेटोजन 8 कोशिकीय परत होती है, इसमें अनेक विभाजन होते हैं, जिससे कि बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। बाह्य त्वचा का निर्माण होने के बाद भी आंतरिक कोशिकाओं के अंदर भी अनेक विभाजन होते हैं, जिससे कि अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं, जिससे कि जो परागभ्रूण होता है सर्वप्रथम गोलाकार हो जाता है, अनेक बार विभाजित होकर के डर्मेटोजन परागभ्रूण से बाह्य त्वचा का निर्माण होता है, तथा जो आंतरिक कोशिकाएं ये विभाजित होकर निलंबक बीजपत्राधार बनाते हैं। इस तरह से जो भ्रूण होता है गोलाकार हो जाता है। उसके बाद में जो भ्रूण होता है, जो बाह्य त्वचा की कोशिकाएं होती है, अनेक बार फिर विभाजित होती हैं, जिससे भ्रूण हृदयाकार होने लगता है। भ्रूण हृदयाकार होने लगता है तथा भ्रूण के अंदर बीज पत्रों का निर्माण होने लगता है। कहने का मतलब इस भ्रूण में खांच बनने लगती है। हृदयाकार होने के बाद भी भ्रूण के अंदर खांच बनने लगती है। जैसे ये खांच बनती है धीरे धीरे, तो इससे बीज पत्रों का निर्माण होता है। ये भ्रूण विभाजित हृदयाकार भ्रूण होता है, वो अनेक बार विभाजित होता है, जिससे भ्रूण के अंदर बीज पत्रों का निर्माण होने लगता है। इस तरह से भ्रूण के अंदर बीज पत्र बनने लगते हैं। जो ये खांच होती है, इसका जो शीर्ष भाग होता है, यह प्राणकोश का विकास करता है। प्राणकोश का
शीर्ष बनाता है, परागपुर शीर्ष। निलंबक के पास जो बीज पत्रा ढाल होता है यह मूलांकुर का निर्माण करता है। इस प्रकार से जो भ्रूण होता है पहले गोलाकार बनता है, फिर हृदयाकार बनता है, फिर उसके अंदर खांच बनने लगती है। यह खांच बीज पत्रों का निर्माण करती है। खांच का जो ऊपर वाला भाग होता है वह बीज पत्रों पर ही होता है, जो कि परागपुर शीर्ष का निर्माण करता है, तथा इसका जो नीचे का भाग होता है निलंबक के पास वाला जो भाग होता है वह मूलांकुर का निर्माण करता है। जब ये परागपुर मूलांकुर, जब हम बीजों को बोते हैं, जब उनका अंकुरण होता है तो परागपुर से पादप का पर्रोह तंत्र विकसित होता है और जो मूलांकुर होता है उससे मूल तंत्र का विकास होता है। ये सारी जो क्रिया हो रही है पौधों के अंदर, वो क्रिया बीजांड के भ्रूण कोश के अंदर होती है। अब जैसे कि पौधों के अंदर जो बीजांड होता है पौधों का जो भ्रूण कोश होता है और जो बीजांड द्वार वाला भाग होता है उस तरफ निलंबक होता है, मूलांकुर होता है, तथा निभाग की तरफ बीज पत्र होते हैं। इस तरह से जो भ्रूण होता है बीजांड के अंदर व्यवस्थित होता है। बीजांड भ्रूण के चारों ओर भ्रूण कोश, ये केंद्र के भ्रूण कोश, कोशी के भ्रूण कोश जो व्यवस्थित रहता है। बीजांड भ्रूण और भ्रूण कोश जो भ्रूण के चारों ओर होता है भ्रूण को पोषण देता है। यह इसके चारों ओर भ्रूण कोश भ्रूण के चारों ओर होता है। भ्रूण कोश के अंदर भ्रूण होता है, भ्रूण कोश भ्रूण को पोषण देता है और जो भ्रूण होता है उसका जो निलंबक भाग है जिस तरफ मूलांकुर होता है यह बीजांड द्वार की तरफ होता है और जो इसके बीज पत्र होते हैं वो निभाग भाग की तरफ होते हैं। भ्रूण कोश जो कि भ्रूण को पोषण देता है, भ्रूण कोश भ्रूण को पोषण देता है। एक बार फिर देखते हैं इस क्रिया को। भ्रूण का परिवर्तन। भ्रूण परिवर्तन का सर्वप्रथम अध्ययन हैंस टिन ने 1840 में जो क्रूसीफेरी कुल का पौधा है, जो द्विबीजपत्री पौधा है, केपसेला वर्सा पेस्टोरिस में किया था। भ्रूण का जो विकास होता है वह द्विसंलयन की क्रिया के दौरान होता है और ये क्रिया हमने पहले भी देखी थी, द्विसंलयन जो पौधों के अंदर दोहरा विसेचन के दौरान होती है। द्विसंलयन क्रिया के दौरान जो अगुणित नर युग्मक होता है यह द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करेगा। अगुणित माता युग्मक जो अंड कोशिका होती है उससे संलयित होकर के अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक दोनों का जब संलयन होता है तो युग्मनज बनता है। युग्मनज एक कोशिका का होता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। युग्मनज बनने के बाद में युग्मनज के अंदर सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इस
प्रकार से 37 के अनुसार, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं, ऊपर वाली को शीर्ष कोशिका कहते हैं और नीचे वाली कोशिका को आधार्य कोशिका कहते हैं। यानी कि दो कोशिकीय संरचना बन जाती है। दो कोशिकीय संरचना बनने के बाद में जो शीर्ष कोशिका होती है, इससे लगभग अनुदैर्घ्य विभाजन होता है इसमें, जिससे कि दो कोशिकाएं बन गई शीर्ष कोशिकाओं की। जब इस कोशिका में लंबवत विभाजन हुआ इस प्रकार से, जो आधार्य कोशिका होती है इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है इस प्रकार से, तो इससे दो कोशिकाएं इससे बन गई। अब जो शीर्ष कोशिकाएं थी, दो कोशिकाएं, इनमें फिर विभाजन हुआ, इससे चार कोशिकाएं बन गई। इन चारों कोशिकाओं को हमने चतुर्थांश कहा। और आधार्य कोशिकाएं ऐसे कैसे रहती हैं? चतुर्थांश की जो चार कोशिकाएं होती हैं, इनमें परिणत विभाजन होता है। इनके जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो इनके चार कोशिकाएं और बन जाती है, इनके चार हो, ये चार कोशिकाएं हैं, तो जब ये विभाजित हुई तो इनके चारों और चार कोशिकाएं और बन गई। तो इस प्रकार से 8 कोशिकाएं बन गई। इसको हमने अष्टाशांत कहा। जो ये आधार्य कोशिकाएं थी, इनमें अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। अब ये कोशिकाएं थी अनेक बार बटेंगी, तो इन कोशिकाओं से एक 7 से 10 कोशिकाएं बन जाती हैं। 7 से 10 कोशिकाएं बन जाती हैं। जो वो 7 से 10 कोशिकाएं बनती हैं, उन कोशिकाओं को जो संरचना बनी, 7 से 10 कोशिकाओं की संरचना, उस संरचना को निलंबक कहते हैं। अब जो अष्टाशांत होता है, यह फिर विभाजित होता है, जिससे अनेक कोशिकाएं बनती हैं। जो संरचना बनती है अष्टाशांत के बाद में, उसको प्राक भ्रूण कहते हैं। प्राक भ्रूण की प्रथम अवस्था ही मानी जाती है। अब यह धीरे धीरे विकसित होता है प्राक भ्रूण। यह गोलाकार होता है। गोलाकार होने के बाद में यह हृदयाकार होता है। हृदयाकार होने के बाद में इसमें खांच बनती है, और खांच बनने के बाद में इससे बीज पत्र बन जाते हैं। और बीज पत्र बनने के बाद में भ्रूण का विकास प्रारंभ हुआ था, जो पूरा हो जाता है। भ्रूण परिवर्तन की जो घटना होती है वो बीजांड के अंदर होती है, और जो भ्रूण होता है वह अंकुरित होकर के नवोद्भिद पौधे का निर्माण करता है। अष्टाशांत की जो कोशिकाएं होती हैं, यह अनेक बार विभाजित होती हैं, जिससे 8 कोशिकाओं की जो बाहरी परत होती है, बाह्य कवचा बनती है। आंतरिक 8 कोशिकाएं होती हैं, ये भ्रूण का विकास करेगी। द्रव्योत्कलन जो बाह्य कवचा जो कोशिकाएं होती हैं, ये अनेक बार विभाजित होती हैं, जिससे कि बाह्य कवचा बन जाती है। बाह्य कवचा, बाह्य कवचा बनने के बाद में जो प्राक भ्रूण होता है यह गोलाकार हो जाता है। नीचे जो 7 से 10 कोशिकाएं होती है, इस संरचना को निलंबक कहते हैं। और निलंबक की जो अंतिम कोशिका होती है, निलंबक की जो अंतिम कोशिका है, जो फूली हुई होती है, इसको चूसकांड कोशिका कहते हैं। इसको चूसकांड कोशिका कहते हैं। प्राक भ्रूण गोलाकार अनेक बार विभाजित होकर गोलाकार होता है। गोलाकार से हृदयाकार होता है। हृदयाकार होने के बाद में इसमें खांच बनने लगती है, जो कि बीज पत्रों का निर्माण करती है। खांच का जो शीर्ष भाग होता है वह बीज पत्रोपरिक कहलाता है, जो कि प्राण शीर्ष का निर्माण करता है। और इसका जो निलंबक के पास वाला भाग होता है, अधस्थिति का कोशिका वाला भाग, निलंबक की जो बीज पत्रों से जो कोशिका जुड़ी होती है उसको अधस्थिति का कोशिका कहते हैं। वह मूलांकुर का निर्माण करती है। इस प्रकार से बीजांड के अंदर भ्रूण का परिवर्तन होता है। अगला टॉपिक है भ्रूण का विकास होने के बाद में, भ्रूण का विकास होने के बाद में बीज का विकास होता है। जब पौधों के अंदर निषेचन होगा
निषेचन होने के बाद में भ्रूण का परिवर्धन हो गया। अब भ्रूण का परिवर्धन होने के बाद में बीज का विकास होगा। बीज का विकास। ये अंडक का, अंडक के अंदर बीजांड होता है। अंडक में बीजांड होता है। अंडक का जो नीचे का भाग जो फूला हुआ होता है जिसको हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय की जो गुहा होती है उसमें छोटे छोटे जो कोष्ठक होते हैं उनको बीजांड कहते हैं। बीजांड जैसे ही पौधों के अंदर निषेचन होता है, निषेचन होने के बाद में जो अंडाशय होता है, अंडाशय, अंडाशय से फलवृत्ति का निर्माण होता है। फलवृत्ति खाने योग्य होती है। जो ये अंडाशय था, इससे जब पौधों के अंदर निषेचन हुआ तो अंडाशय से फलवृत्ति बनी। अब फलवृत्ति बनने के बाद में जो अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, बीजांड से बीज का विकास होता है। बीजांड से बीज का विकास होता है। अब बीजांड के अनेक भाग होते हैं। जो बीजांड है इसके भी अनेक भाग है। तो जो अनेक भाग होते हैं वो बीज के अनेक भागों का निर्माण करते हैं। बीजांड के अनेक भाग बीज के अनेक भागों का निर्माण करते हैं। जैसे बीजांड का जो बीजांड व्रंत होता है, ये बीजांड व्रंत है। बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत, बीजांड का जो बीजांड व्रंत होता है वह बीज का व्रंत बनाता है, बीज व्रंत बनाता है, बीज व्रंत का निर्माण करता है। बीजांड का जो बीजांड व्रंत होता है, जहां पर बीजांड से जुड़ा होता है उस भाग को नाभिका कहते हैं। तो बीजांड की जो नाभिका होती है वह बीज की नाभिका बनाती है, बीज की नाभिका का निर्माण करती है। बीजांड का जो बाहरी आवरण होता है इसको अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण, बीजांड का जो अध्यावरण होता है वह बीज का बीजावरण बनाता है, बीजावरण बनाता है। अध्यावरण, ये जो आवरण है बीजांड के अंदर इनको अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण सामान्यतः दो परतों में पाया जाता है, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण। जो बाह्य अध्यावरण होता है बीजांड के अंदर, बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण बाह्य बीज चौल, बाह्य बीज चौल का निर्माण करता है, जिसको हम टेस्टा भी कहते हैं। अंतः जो अध्यावरण होता है, अंतः अध्यावरण, अंतः अध्यावरण अंतः बीज चौल का निर्माण करता है।
अंतः अध्यावरण अंतः बीजोड़ का निर्माण करता है, जिसको हम टेक मेल भी कहते हैं। अध्यावरण के जो अंदर वाली परत होती है, जिसको बीजांडकाय कहते हैं, बीजांडकाय, यह कुछ के अंदर अपहासित हो जाती है, अपहासित हो जाती है, अपहासित धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। बीजांड के अंदर जो 7 कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि ऊपर की जो निभाग की और 3 कोशिकाएं होती हैं, उनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये भी अपहासित हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं। बीजांड द्वार की ओर जो 2 कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, ये भी नष्ट हो जाती हैं। जो अंड कोशिका होती है, जिसको मादा युग्मक कहते हैं, अंड कोशिका, यह बीज के अंदर भ्रूण का निर्माण करती है, भ्रूण का विकास करती है। जो द्विकेंद्रीय कोशिका होती है,